Welcome friends, in this video we shall be talking about chapter number 25 of Blanchard. The name of the chapter is monetary policy. Our first topic is what are the cost of inflation. Our first cost is shoe leather cost. बेटा मेटाफोरिकली हम बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट, इसका क्या मतलब है हम आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ सिखाते हैं। आप सभी जानते हैं दैट आई इज इक्वल टू आर प्लस पाई। सो डोंट यू थिंक अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आई भी बढ़ जाएगा? यस सर। तो अब मेरा बच्चा, अब इसका नतीजा क्या होगा वो मैं आपको शू लेदर कॉस्ट के थ्रू सिखाता हूँ। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ना बेटा, तो आप लोग सभी बैंक्स में ज़्यादा पैसा रखेंगे। अगर आप बैंक्स में ज़्यादा पैसा रखेंगे तो डोंट यू पीपल थिंक जब भी आपको ट्रांजैक्शन करना होगा आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और पैसे निकलवाने पड़ेंगे। माइंडेड, यहाँ पर हम एज्यूम नहीं करते कोई इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग के अनुसार है। तो अब इसको शू लेदर कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा, आपने बैंक में ज़्यादा पैसा रखना शुरू किया। अब जब भी आपको ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत होगी आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो आपको जूते घिसने पड़ेंगे, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, ठुडियाँ खानी पड़ेंगी, बगलें सूंघनी पड़ेंगी पसीने की, एंड दिस इज़ बेसिकली योर मेटाफोरिकली शू लेदर कॉस्ट. So, in the medium run, a higher inflation rate leads to higher nominal interest rates, so as to a higher opportunity cost of holding money. As a result, people decrease their money balances by making more trips to the bank. That is the shoe leather cost. During hyperinflation, this can become quite large. ये जो लिखा है ना फिशर इफेक्ट, वो ये ऊपर ही लिख दिया मैंने आपके लिए। सेकेंड है बेटा टैक्स डिस्टॉर्शंस. कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन होता है बेटा, सपोज आपने एक बिल्डिंग लिया 1 करोड़ का, अब वो आप बेचने जा रहे हो 4 साल बाद, वो बिक रहा है 1 करोड़ 50 लाख का, तो आपको 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन है और उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। अब आपके साथ वो नुकसान की कैसी सिचुएशन है वो हम आपको बताते हैं। Taxes on capital gains are typically based on the change in the price of dollar of the asset between the time it was purchased and the time it is sold. वही 1 करोड़ और 1.5 करोड़. This implies that the higher the rate of inflation, the higher is the tax. An example will make this clear. Suppose inflation has been running at pi% a year for the last 10 years. Suppose you bought your house for $50,000 10 years ago and you are selling it today for $50,000 time 1 plus pi, मतलब इन्फ्लेशन लगने के बाद जो उसकी वैल्यू हो गई. Thus real value is still unchanged. If the capital gain tax is 30%, the effective tax rate on the sale of your house defined as the ratio of the tax you pay to the price for which you sell your house is this. तो बेसिकली आप टैक्स दे रहे हो जबकि आपकी रियल वैल्यू तो बढ़ी ही नहीं बेटा. Because you are selling your house for the same real price at which you bought it, your real capital gain is 0. So you should not be paying any tax. Indeed, if pi is 0, then the effective tax rate is 0%. But if pi is 4%, then effective tax rate is 9.7%, despite the fact that your real capital gain is 0. So you end up paying a high tax. This problem created by interaction between taxation and inflation extend beyond capital gain taxes. ये हर चीज़ पर लागू होती है. Although we know that the real rate of return on the asset is the real interest rate, not the nominal rate, income for the purpose of income taxation includes only the nominal one. आप गवर्नमेंट के पास गए कि भैया रियल में तो मेरे को कोई वैल्यू बढ़ी नहीं है, तो इन्फ्लेशन की वजह से मेरा असेट बढ़ गया था, तो मैं उस पर टैक्स क्यों दूँ? वो कहते हैं हमें रियल से मतलब नहीं, वैल्यू बढ़ गई नॉमिनल टर्म्स में, हमें टैक्स दे दो. थर्ड है बेटा मनी इल्यूजन. सपोज आपके पास बहुत पैसे है लेकिन इन्फ्लेशन के साथ उनकी वर्थ कम हो जाती है. सो बेसिकली आप एक इल्यूजन में ही हैं दैट आपके पास बहुत पैसे हैं. So when people compare their income this year to their income in previous year, people have to keep track of history of inflation. When they choose between different assets or deciding how much to consume or save, they have to keep track of the difference between real and nominal interest rate. But people and firms do not do that. Evidence suggests that inflation often leads people and firms to make incorrect decision. मतलब वो इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं करते, वो सिर्फ ये करते हैं ओके वी आर अर्निंग मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू, तो हम अमीर हो गए हैं. सर अमीर नहीं हुए हो, चीज़ें भी तो महंगी हो गई हैं. इन्फ्लेशन वेरिएबिलिटी. Higher inflation is typically associated with more variable inflation, which means financial assets such as bond, which promise fixed nominal payment in the future, become riskier. The more variability there is, the more uncertainty it creates. तो अगर आपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया, आपको पता है कि यार एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मेरे को मिलना है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ती जाए तो रियल टर्म्स में आपका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा बेटा. सो सेविंग फॉर रिटायरमेंट becomes more difficult.
For those who have invested in bonds, lower inflation than the expected means a better retirement, but higher inflation may mean poverty. That's why retirees for whom part of income is fixed typically worry more about inflation. तो अब तक आपने देखे 4 नुकसान इन्फ्लेशन के. अब कुछ बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं. पहले सेनरेज. Money creation, the ultimate source of inflation, is one of the ways in which the government can finance its spending. Put another way, money creation is an alternative to borrowing from the public or raising taxes. The government typically does not create money to pay for its spending. Rather, the government issue and sell bonds and spends the proceeds. Other things equal, the revenues from money creation, that is seigniorage, allow the government to borrow less from the public or to lower taxes. Seigniorage is often an important source of government finance. जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, यू कैन यूज़ सेनरेज, दैट इज प्रिंटिंग मोर करेंसी. सेम 2 में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ऑप्शन ऑफ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट. We will explain this with the help of an example. Consider two economies both with a natural real interest rate equal to 2%. If the first economy, the central bank maintains an average inflation of 4%, तो nominal rate of interest 6 हो गया बेटा. In the second economy, the central bank maintains an average inflation rate of 0, तो nominal interest rate is 2%. तो पहले में 6, दूसरे में 2. पहले में इन्फ्लेशन 4% और दूसरे में इन्फ्लेशन 0%. Suppose both economies are hit by a similar shock, adverse supply shock या adverse shock, which leads to a given interest rate to decrease in spending and decrease in output in the short run. In the first economy, the central bank can decrease the nominal interest rate from 6 to 0, a decrease of 6%, under the assumption that expected inflation does not change immediately and remains equal to 4%. The real interest rate decreases from 2 to -4. This is likely to have a strong positive effect क्योंकि आप 6 से 0 ले आए हो. In the second economy, the central bank can only decrease the nominal interest rate from 2 to 0, a decrease of mere 2%, under the assumption that expected inflation does not change right away and remains equal to 0. The real interest rate here is from 2 to 0. This small decrease in real interest rate may not be very effective. In short, an economy with a higher average inflation rate has more scope to use monetary policy to fight a recession. तो अगर आपके इकोनॉमी में किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रिसेशन आ जाता है, देन अगर आपकी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, तो फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बेहतर आपको रिजल्ट दे पाएगी. Money illusion revisited. Consider two situations. In the first, inflation is 4% and your wage goes up by 1% in nominal terms. In the second, inflation is 0% and your wages go down by 3%. Both lead to same 3% increase. So you should be indifferent. But the evidence suggests कि पहला वाला लोग मान जाएंगे. कैसे? मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल से. सपोज मेरे बच्चों, आपके यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 4% है, बढ़ रही है. सपोज मैंने आपका वेज 1% बढ़ा दिया. आपने कहा सर आप तो भगवान हो, आपने हमारे वेज बढ़ा दिए, जबकि भगवान को पता है कि आपके रियल वेज मैंने 3% डाउन कर दिए. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इन्फ्लेशन 0% है और आप आपके वेज 3% कम कर दो, जिससे कि रियल वेज 3% डाउन होगा. अगर मैं आपको बोलूँगा ना, तो आप शायद मेरे को गाली देना शुरू कर दो या कुछ पत्थर उत्तर उठा के मेरा सर फोड़ दो. तो कहाँ मुझे भगवान बना रहे हो, कहाँ मेरा सर फोड़ रहे हो. तो पहली सिचुएशन, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का फूल कर देते हो, स्पेशली लेबर्स. नेक्स्ट टॉपिक, द ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट. तो सवाल उठता है यार कि इन्फ्लेशन तो ज़रूरी भी है, फिर इसका मतलब कॉस्ट है ठीक है, मगर बेनिफिट भी तो है इन्फ्लेशन के, यानी इन्फ्लेशन तो ज़रूरी है. तो आइए ज़रूरी क्यों है या कितनी होनी चाहिए, आइए वो देखते हैं. At this stage, the debate in OECD countries, that is Organization for Economic Cooperation and Development, 38 members हैं. ये लार्जली है कि कुछ लोग कहते हैं कुछ इन्फ्लेशन लाइक 3% फाइन, कुछ कहते हैं नहीं नहीं 0% हो. दोज हु वांट एन इन्फ्लेशन रेट अराउंड 3% एम्फोसाइज की कॉस्ट जो है ना वो स्मॉल है और बेनिफिट जो है वो वर्थ कीपिंग है. एंड दे आर्ग्यू दैट सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कुड बी अवॉइडेड बाय इंडेक्सिंग द टैक्स सिस्टम. इंडेक्सिंग का मतलब होता है इन्फ्लेशन के साथ आप कंसिडर करो टैक्स लगाते हुए. एंड इशूइंग मोर इंडेक्स बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स भी इन्फ्लेशन के साथ साथ उनकी रिटर्न्स चेंज कर दो. They also agree that getting inflation down to 0 would require increase in unemployment for some time, and obviously they don't want that. आइए आगे बढ़ते हैं बेटे. So those who want to aim for 0% make the point that 0% correspond to price stability. This is also desirable, knowing the price level will roughly be the same in 10 to 20 years as it is today.
तो simplifies a number of complicated decision and eliminates the scope for money illusion. Also it is helpful in time consistency problem, जो चैप्टर 25 में आप पढ़ते हैं, 24 में राधे. Credibility and simplicity of the target inflation rate are important. So the debate is not yet settled, but most central banks appear to go for positive inflation. Design of monetary policy. Until the 1990s, the design of monetary policy typically centered around nominal money growth. Central banks choose a nominal money growth target for medium run, and they thought about short-term monetary policy in terms of deviation of nominal money growth from the target. In the past decade, however, the decision, or rather the design, has evolved. Most central banks have adopted an inflation rate target rather than a nominal money growth target. पहले क्या था, नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट, अब वो इन्फ्लेशन का टारगेट करते हैं. नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट में क्या दिक्कतें हैं अभी देखेंगे. And they think about short-term monetary policy in terms of change in the nominal interest rate rather than change in nominal money growth. तो let's first look कि पहले क्या करते थे लोग. Money growth target. Until the 1990s, monetary policy in US and other OECD countries was typically conducted as follows. Central bank choose a target rate for nominal money growth corresponding to inflation it wanted to achieve in medium run. If, for example, it wanted to achieve an inflation rate of 4% and the normal rate of growth of output is 3%, central bank choose a money growth 7%. In the short run, the central bank allowed for deviation of nominal money growth from the target. If, for example, the economy was in recession, central bank increased nominal money growth above the target value, that is 7%, so as to allow for a decrease in interest rate and a faster recovery of output. In an expansion, it might do the reverse. To communicate to the public both what it wanted to achieve in medium run and what it intended to do in short run, the central bank announced a range for the rate of nominal money growth. तो सेंट्रल बैंक बता देता था कि देखो, वैसे तो हमारा मनी ग्रोथ 7% के गिर्द ही रहेगा मीडियम रन में, लेकिन शॉर्ट रन में ज़रूरत के हिसाब से हम 10% तक भी बढ़ा सकते हैं या 4% तक भी बढ़ा सकते हैं. वो एक रेंज उसको पहले वो कम्युनिकेट कर देता था. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में? तो कहता है द डिज़ाइन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अराउंड नॉमिनल ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल मनी ग्रोथ, क्योंकि आप उस मनी ग्रोथ से इन्फ्लेशन को ही अटैक कर रहे थे. बट द एक्चुअल फैक्ट इज कि ये रिलेशन उतना टाइट नहीं है. If nominal money growth is high, inflation will also be high, and if the nominal money growth is low, inflation will be low. This relationship is not very tight. The growth rate of nominal money is constructed using M1 as the measure of money stock, but relation between M1 for money. Suppose due to credit card, people decide to hold half the money they held before. In other words, real demand for money decreases by half. In the medium run, the real money stock must decrease by half ताकि वो इक्विलिब्रियम अचीव रहे. फॉर अ गिवन नॉमिनल मनी स्टॉक, प्राइस लेवल मस्ट डबल. इवन इफ द नॉमिनल मनी स्टॉक वॉज टू रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर वुड स्टिल बी अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एज द प्राइस लेवल डबल्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज नो टाइट रिलेशन बिटवीन नॉमिनल मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. तो अब आते हैं जी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो पहले था मनी ग्रोथ टारगेट, उसको चेंज करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया गया. In many countries, central banks have defined as their primary goal the achievement of a low inflation rate both in short run and in medium run. This is known as inflation targeting. Trying to achieve a given inflation target in medium run would seem and indeed is a clear improvement over trying to achieve a nominal money growth. After all, in the medium run, the primary goal of monetary policy is to achieve a given rate of inflation. Better to have an inflation as the target than a nominal money growth target which may not lead to desired rate of inflation. Trying to achieve a given inflation rate target in the short run would appear to be more controversial. Focusing exclusively on inflation would seem to eliminate any role monetary policy could play. But in fact, this is not true. To see why, return to Philip curve relation, और Philip curve relation आपने पढ़ा हुआ है सेम 3 में, pi t is equal to pi t minus 1 minus alpha ut minus un. Let the inflation rate target be pi star. Suppose the central bank could achieve its inflation target exactly in every period, then this relation will become pi star is equal to pi star minus alpha ut minus un. Ut is equal to un, then by implication y is equal to yn. In effect, inflation targeting would lead the central bank to act in such a way to eliminate all deviations of output from its natural level. Intuition क्या है? If the central bank saw that an adverse demand shock was going to lead to recession, it would know that in the absence of monetary expansion, economy में decline आ जाएगा inflation के अंदर, जो उनका target है उससे भी कम. To maintain that inflation, the central bank would then rely on monetary expansion.
एंड द कन्वर्स वुड ऑल्सो अप्लाई टू अ फेवरेबल डिमांड शॉक। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपने बोला था ना कि इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी तो कोई यूज़ ही नहीं रहेगा, वो गलत है। मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी यूजफुल है। The central bank, there are two issues however. The central bank cannot always achieve the rate of inflation it wants in the short run. Suppose that the central bank was not able to achieve its desired rate of inflation last year. So pi minus 1 is higher than pi star. Then it is not clear that the central bank should try to hit the target this year to achieve pi t is equal to pi star. The Philip curve relation implies that such a decrease in inflation would require an increase in unemployment. तो अगर आपने इन्फ्लेशन की कोशिश करी घटाने की तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। Second, like all other macroeconomic relation, Philip curve relation above does not hold exactly. It will happen that, for example, inflation increases even when unemployment is at UN. In this case, central bank will face a more difficult choice whether to keep unemployment and at natural rate and allow the inflation to rise, or increase unemployment above the natural rate to keep inflation in check. Still, inflation targeting makes good sense. एक और तरीका भी आपके पास विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रूल्स, दैट इज टेलर रूल. द क्वेश्चन इज देन हाउ टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. इन्फ्लेशन इज क्लियरली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. जॉन टेलर आर्ग्यूड दैट बिकॉज द सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स स्पेंडिंग थ्रू इंटरेस्ट रेट, द सेंट्रल बैंक शुड थिंक डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रादर देन नॉमिनल मनी ग्रोथ. दिस रूल इज कॉल्ड टेलर रूल. Let pi t be the rate of inflation, pi star the target rate of inflation. Let I t be the nominal rate of interest, I star is the target. Let U t be the unemployment rate, U n be the natural rate. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया where A and B are positive constant. अगर pi t pi star के बराबर है and U t U n के बराबर है तो I star के बराबर आ जाएगा. If pi t is greater than pi star तो सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करना पड़ेगा I above I star, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा leading to inflation decrease. The coefficient A reflects how much the central bank cares about unemployment versus inflation. This A. The higher A, the more the central bank will increase interest rate in response to inflation. So, in any case, Taylor pointed out should be larger than 1. A should be larger than 1. Why? Because what matters for spending is real interest rate, not the nominal. When inflation increases, the central bank, if it wants to decrease spending and output, must increase the real interest rate. तो उसको 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा क्योंकि तभी वो real को influence कर पाएगा, not the nominal one. If unemployment is higher than natural rate, that is U is greater than UN, central bank should decrease the nominal interest rate, which will increase output, leading to decrease in unemployment. Here, coefficient B will reflect how much the central bank cares about unemployment than inflation. The higher B, the more the central bank is willing to deviate from targeted inflation to keep unemployment in check. Taylor argued once the central bank has chosen a target rate of inflation, it should try to achieve it by adjusting the nominal interest rate. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेरा बच्चा ये सेम 2 में आप कर चुके हैं तो उसी का रिफ्लेक्शन पर रहेगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे हाई पावर्ड मनी की है. अगर आपको ये नहीं पता हाई पावर्ड मनी क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स सेम 2 मैक्रो में जाइएगा, मेरी यूनिट 2 और 3 की वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है. सो एच इज़ हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं इसे. ये डिमांड फॉर मनी सेंट्रल बैंक का दिखाता है मेरा बच्चा, सप्लाई ऑफ मनी आई शुड से, और ये है डिमांड फॉर मनी. So it starts with $YLI, the overall demand for money, currency and checkable deposit. It depends on income and interest rate on bonds. C is the proportion of money people want to hold in the form of currency. So C and Y, $YLI is demand for currency by people. 1 minus C fraction shows money in checkable deposit, where this theta denotes the ratio of reserves held by banks to checkable deposit. So demand for reserves by bank is this. Adding both gives total demand, और इक्विलिब्रियम होता है where MS is equal to MD. इंस्ट्रूमेंट्स थ्योरी के आपको पता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, लेंडिंग टू बैंक्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन. ये LRR, ये डिस्काउंट रेट और बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये भी मैंने सेम 2 वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे इको ऑनर्स सेम 2 का वीडियो देख लें, यूनिट 2 एंड 3. सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 25. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से कीजिएगा, पक्का बता रहा हूँ. इन्फ्लेशन टारगेटिंग या टेलर रूल पेपर में ज़रूर आएगा, इनमें से कोई एक.